सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलो बेटा, आज हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। जहां पे कि हम बात करते हैं इंडिया और उसके कुछ नेबरिंग कंट्री जो कि एक प्रिंसिपल इकोनॉमीज हैं हमारे आसपास की, दैट इज पाकिस्तान एंड चाइना। तो हम इन तीनों ही कंट्रीज के एक एक्सपीरियंसेस देखना चाहते हैं कि जहां पे कि जब ये कंट्री आजाद हुए थे, आफ्टर दे वर गेटिंग इंडिपेंडेंस, उसके बाद से इन कंट्रीज ने किस राह पे चलते और ये कहां पे आज एग्जिस्ट करते हैं, कहां पे ये आज स्टैंड करते हैं हर एक सेक्टर पे। ओके बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए इस चैप्टर को ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सीबीएसई बोर्ड और इन अदर बोर्ड्स में भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इसी चैप्टर से आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, सबसे पहले ना हमारा क्या इंडिया, हमें पता है भाई कि हमारा इंडिया 47 में आजाद हुआ था, लेकिन हमारे इंडिया ने एक प्रॉपर एक इकोनॉमी, एक मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी, जहां पे कि पब्लिक सेक्टर का भी रोल था और प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा सा कम रोल था, लेकिन हाँ बाद में जाके वो बन गया था। ऐसे ही अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ने भी ऑफ कोर्स हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947, 14 ऑफ अगस्त 1947 में भी वो हमारा आजाद हुआ था हमसे ऑफ कोर्स, और 71 में एक सिविल वॉर के दौरान उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान उससे अलग होके, जो कि अलग बाद में जाके बांग्लादेश बन गया था। लेकिन अगर हम बात करें तो 47 में भी हमारा पाकिस्तान इंडिया से जब पार्टीशन होके एक नया इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, उसने भी समहाउ एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही अपनाया था। जबकि अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना 49 में आजाद हुआ था। आजाद हुआ था मींस वहां पे उस टाइम पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था इन द ईयर 49। ठीक है ना, 1949 में हमारा चाइना एक इंडिपेंडेंट एक ऐसा कंट्री बन गया था जो कि आगे चल के काफी डेवलप होने की राह में था। चलिए, इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें कि आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस उसके बाद क्या भाई, उसके बाद ये तीनों ही कंट्रीज ने अब ये चीज सोची कि भाई हम किस तरीके से अब आगे बढ़ेंगे। तो ऑफ कोर्स इंडिया ने उस टाइम पे 5 ईयर प्लान्स अपनाए थे। तो क्या सिर्फ इंडिया ने अपनाए थे? नहीं बेटा, तीनों ही कंट्रीज ने 5 ईयर प्लान्स की पॉलिसी अपनाई थी, जहां पे कि इंडिया ने सबसे पहले 51 में 1951 में अपना पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेके आया था। ऐसे ही उसके बाद चाइना लेके आया था आपका इन द ईयर 53 में, एंड आफ्टर दैट आपका पाकिस्तान लेके आया था 56 में। पर क्या तीनों ही कंट्री आज के टाइम पे कौन कौन से 5 ईयर प्लान पे एग्जिस्ट करते हैं? तो भाई देखिएगा कि चाइना जो है वो आज के टाइम पे 14वें 5 ईयर प्लान पे इस टाइम पे है, जो कि 2020 से लेकर 2025 तक 2025 तक एग्जिस्ट करता है। जबकि अगर हम बात करें कि पाकिस्तान, तो इस टाइम पे 12th 5 ईयर प्लान जो कि 2018 से लेकर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तक वो एग्जिस्ट करेगा। जबकि अगर हम बात करें कि इंडिया भी आज के टाइम पे 5 ईयर प्लान की पॉलिसी अपनाता है, नहीं बेटा, लास्ट हमारा था प्लान हमारा 12th 5 ईयर प्लान था, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक खत्म हो गया था। आफ्टरवर्ड्स हमारा इंडिया में प्लानिंग कमीशन डाइल्यूट हो गया था और एक नीति आयोग नाम की एक नई ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करा गया था। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दीज वर द सिमिलैरिटीज, अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के टाइम पे कि इतनी सिमिलैरिटीज थी कि ऑलमोस्ट 1980s तक तीनों कंट्रीज की जो आपकी पर कैपिटा इनकम थी और जो ग्रोथ रेट्स थे वो ऑलमोस्ट सेम थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना एक इतना बड़ा कंट्री बन जाता है। अगर हम आज की बात करें, एक रिसेंट टाइम्स की बात करें, कि आज के टाइम पे वो वन ऑफ द लार्जेस्ट, अगर हम बात करें जो कि एक बहुत बड़ा कंट्री है, दैट इज यूएसए, उसको टक्कर देता है। तो भाई देखते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे हर एक चैप्टर का इन डिटेल पढ़ना है कि कैसी उसकी हिस्ट्री रही है और कहां कहां से वो क्या क्या चीज ऐसी चीजों को अपनाते हुए वो आगे बढ़ा है। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चाइना के बारे में। ओके, तो देखिए चाइना सबसे पहले अपने कंट्री में आजाद होने के बाद ऑफ कोर्स वो एक आपके रिवॉल्यूशंस तो वो लेके आया था। उसके अलावा सबसे पहले उसने अपनाया था GLF कैंपेन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जो कि आया था इन द ईयर 1958। क्या था कि इस कैंपेन में, देखिए ये जो कैंपेन था बेटा, ये
स्टार्ट किया गया था बाय द माओ जेडोंग नाम के एक चाइनीज रिवॉल्यूशनिस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने इस कंट्री को एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी से ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे इनटू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, वो अपने इस कंट्री को एक एग्रीगेरियन से ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे इनटू अ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि उनका कंट्री काफी तेजी से आगे बढ़ सके। और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने कंट्री में कुछ कम्यून्स स्टार्ट की थी। कम्यून्स माने क्या होता है? कम्यून्स का मतलब होता है कि बेटा कि इन द ईयर 1958 में ही उन्होंने अपने कंट्री में कुछ कम्यून्स स्टार्ट की थी। कम्यून्स का मतलब है कि उन्होंने अपने कंट्री में कुछ एग्रीकल्चर को लेके बहुत एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लेके आए थे कि एग्रीकल्चर की जो उनकी लैंड थी उसको कम्यून्स में डिवाइड कर दिया था। कम्यून्स का मतलब कि कुछ एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड उन्होंने लिया था और उस पर काफी सारे लोगों को उस पे एक्चुअल में कहें तो एम्प्लॉयड कर दिया था कि उनकी कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पीपल इतने पीस ऑफ लैंड पे काम करेंगे। इसको ही ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे चाइना में 26,000 कम्यून्स बनी थी, जो कि कंप्लीटली जितने भी वहां पे उस टाइम पे चाइना में जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आते हैं उन सबको कवर करती थी। ठीक है, सो देयर वर 26,000 कम्यून्स उस टाइम पे बनी थी। अगर हम बात करें जिसमें कि इन कम्यून्स में कंप्लीटली फार्मिंग सेक्टर के जितने भी लोग थे वो इसके अंदर आते थे। इसके अलावा अगर हम देखें कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड से बहुत फायदे भी हुए थे। यहां पे इतना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी गई थी कि उस टाइम पे चाइना में यहां तक कि ये बात तक कही गई थी कि हर एक इंसान अपने घर के बैकयार्ड में एक छोटी से छोटी ही खोले आए, लेकिन अगर कोई भी एक इंडस्ट्री भी खोल सकता है और आगे इकोनॉमी को बढ़ाए। लेकिन इन सब के बावजूद क्या, हाँ, इन सब के बावजूद भी अगर हम देखें तो चाइना में इस टाइम के दौरान एक बहुत ही बुरा एक कह सकते हैं कि एक फेज भी रहा है, जहां पे कि उस कंट्री में एक बहुत बुरा एक हैवोक आया था। मतलब आप कह सकते हैं कि एक इतना बड़ा फैमाइन आया था जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 3 करोड़ पीपल की उस टाइम पे डेथ हुई थी। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। ये बेटा आपका आया था इन द ईयर 66 टू 76 तक। ये किसने स्टार्ट किया था? ऑफकोर्स अगेन ये आपका था अगेन माओ जेडोंग ने ही स्टार्ट करा था। जिसमें कि इन्होंने क्या चीज कही थी, देखिए इसमें माओ जेडोंग के अकॉर्डिंग अंडर द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इसमें माओ जेडोंग ने कहा था कि हम अपने कंट्री के स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को कंट्री साइड भेजेंगे और वहां पर उनको हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे फॉर द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ द कंट्री। और उस चीज के लिए ट्रेनिंग उनको कौन देता था कि उस टाइम पे बहुत सारे कुछ ऐसे रशिया के साथ उस टाइम पे चाइना के काफी अच्छे थे टर्म्स, और रशिया उन लोगों को कुछ अपने ऐसे लर्नर्स उन्होंने भेजे थे चाइना में जो कि उनको सिखाते थे। लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब रशिया से काफी कंफ्लिक्ट हुआ चाइना का, तो रशियंस ने उस टाइम पे अपने उन लर्नर्स को जो कि उनको एक्चुअली सिखाने के लिए भेजे गए थे उन सबको वापस बुला लिया था। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन काफी सक्सेसफुल रहा था, बिकॉज यहां पे लोगों को और एडवांस करने की बात करी गई थी। ओके बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें भी देखते हैं जो कि चाइना के रिफॉर्म्स पीरियड में काफी हेल्प करती हैं। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं आगे हमारे इसके आगे की चीजें। देखिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन हमने अभी समझा कि चाइना की इकोनॉमी में इसने क्या रोल प्ले करा। हमने ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन भी हमने देखा कि ये भी हमारा माओ जेडोंग ने स्टार्ट करा था इन द ईयर 66 में, और जहां पे कि यहाँ पे उस कंट्री के स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल को कंट्री साइड्स में भेजा गया था फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। अब देखते हैं कि क्या इस कंट्री में जो रिफॉर्म्स आए थे, ध्यान रखिएगा कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान इन तीनों में सबसे पहले जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे वो सबसे पहले आए थे इन द कंट्री चाइना, जो कि आए थे इन द ईयर 17 आपके
78 में आए थे, मतलब 1978 में आए थे। लेकिन आए किस तरीके से थे? देखिए क्या होता है कि रिफॉर्म्स जब आए थे बेटा चाइना में, तो उनको अगेन दो फेज में ही लॉन्च करा गया था। जैसे कि हमारे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लॉन्च करा गया था दो फेज में, इफ यू ऑल रिमेंबर। तो ऐसे चाइना में यहां पे जो फर्स्ट फेज था, चाइना में यहां पे जो हमारा इनका फर्स्ट फेज था, इस फेज में इन्होंने सबसे पहले फेज में एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया था। इन्होंने यहां पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया था। और यहां पे इन्होंने कोशिश की थी कि किस तरीके से हम अपने एग्रीकल्चर को एडवांस कर सकते हैं और लोगों को हम शिफ्ट करा सकते हैं फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर टू द अदर बिग सेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट बेटा इन्होंने जो इनका सेकेंड फेज था, उसमें इन्होंने अपने इंडस्ट्रियल बेस को बहुत अच्छा, इंडस्ट्रियल बेस, या फिर कह लीजिए कि इन्होंने यहां पे अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ही एक मजबूत बनाने की कोशिश की गई थी। जहां पे कि इन्होंने कोशिश की थी कि किस तरीके से ये अपने कंट्री के कैपिटल गुड इंडस्ट्री को और आगे लेके जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ बहुत बार क्वेश्चन है कि डुअल प्राइसिंग पॉलिसी क्या थी चाइना की। तो देखिए बेटा कि डुअल प्राइसिंग पॉलिसी थी चाइना की कुछ इस तरीके की कि चाइना ने उस टाइम पे कहा था कि जितने भी फार्मर्स हैं, मतलब जितने भी जो एक एग्रीकल्चर के लोग हैं और जितने भी जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको जितना भी सामान खरीदना है और बेचना है वो सरकार गवर्नमेंट के प्राइसेस जो फिक्स किए हुए हैं उसके उसी रेट पे होगा। इसके अलावा और दूसरे लोगों को जो भी सामान अगर बेचना है खरीदना है इन सब चीजों के अलावा, तो वो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग सेल कर सकते हैं। मतलब यहां पे डुअल प्राइसिंग आ गई पॉलिसी। डुअल प्राइसिंग मतलब यहां पे दो तरीके की पॉलिसीज थी प्राइसेस को लेके। पहले था कि जितने भी फार्मर्स, मतलब जो भी हमारे एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लोग हैं, उन सबको जो भी सामान खरीदना है और बेचना है, परचेज करना है और सेल करना है, वो सब कुछ गवर्नमेंट के प्राइस जो सेट किए हैं उस पे होगा। उसके अलावा अगर उनको और सामान कुछ और ज्यादा कर रहे हैं सेल, तो वो सब उनके मार्केट की डिमांड और सप्लाई के प्राइस के अकॉर्डिंग वो जो भी होगा सेट, वो उस प्राइस में सेल कर सकते हैं। तो यहां पे डुअल प्राइसिंग पॉलिसी अपनाई गई थी। ओके, इन द ईयर 1985 में, ध्यान रखिएगा बेटा। नेक्स्ट हमारा आता है चाइना का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। देखिए क्या होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हमारे इंडिया में भी थे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम समथिंग, लेकिन चाइना में बहुत पहले ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की इंपॉर्टेंस समझ ली थी। अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं बेटा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो जोन्स होते हैं जो कि किसी भी कंट्री में इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उन पर्टिकुलर एरियाज में जो वो खुद है कंट्री, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके, उन अपने कंट्रीज में उन एरियाज में बुला के अपनी उनकी इंडस्ट्रीज को सेटअप कराने में उनकी हेल्प करे, और उसके अलावा वो उनको काफी कंसेशंस भी देते हैं। अच्छा, ऐसे क्यों बनाए जाते हैं बेटे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बिकॉज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उस कंट्री की जीडीपी में, उस कंट्री के लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और अल्टीमेटली वो कंट्री बहुत ज्यादा आगे फिर ग्रोथ की ओर आगे बढ़ता है। जिसकी वजह से यहां पे इन्होंने SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की वैल्यू बहुत पहले ही समझ ली थी, और चाइना में उस टाइम पे सब चीजें लॉन्च हो चुकी थी। अब बढ़ते हैं बेटा हम पाकिस्तान की ओर कि उस इकोनॉमी ने ऐसा क्या क्या चीजें अपनाई थी कि वो अपनी इकोनॉमी को आगे लेके गए। ओके, टैरिफ प्रोटेक्शन।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कब स्टार्ट होती है अपनी, उसने वो कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो वही चीज कि पाकिस्तान में हमारा 47 में अगेन इंडिपेंडेंट एक कंट्री, एक प्रॉपर तरीके से एक कंट्री फॉर्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने 56 में अपने कंट्री में अगेन वही 5 ईयर प्लान्स वो अपने कंट्री में लेके आए थे। और उसके बाद अगर हम देखें कि उन्होंने अपने कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया था, जैसे कि हमने अपने कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया था, जहां पे कि पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का दोनों का ही रोल था। ऐसे ही उन्होंने अपने इंडिया में एक टैरिफ की प्रोटेक्शन दी थी अपनी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को, ताकि वो इतना कंपटीशन बाहर का ना फेस कर पाए, ना उनको फेस करना पड़े, और ताकि वो अच्छे तरीके से ग्रो हो पाए। उसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ग्रीन रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था, जैसे कि हमारे इंडिया में हुआ था, लेकिन ऑफ कोर्स हाँ, वहां पे भी ऑफ कोर्स एक इंडिया का ही पार्ट था पहले, तो मतलब वहां पे भी बहुत अच्छी, एक कह सकते हैं कि एक प्रोडक्टिविटी वहां पे बहुत ज्यादा होती है अगर हम बात करें फ्रूट ग्रेन्स की, बिकॉज आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करा जाने लगा फूड ग्रेन्स को। आफ्टरवर्ड्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान में कैपिटल गुड इंडस्ट्री की बहुत रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कंट्री में नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री फॉर्म की थी इन द ईयर 1970s के दौरान। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमेशा से पाकिस्तान को, बिकॉज एक कंट्री कभी भी वो इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाया अपनी हर एक चीज में, बहुत ज्यादा उसकी डिपेंडेंस रही है आपके इंपोर्ट करने में। लेकिन उन इंपोर्ट्स को पूरा करने के लिए जो अगर हम बात करें कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और बाकी की जो आपकी उनकी थी कंट्री, वो अगर हम बात करें तो वो किन चीजों से आते थे, तो भाई फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान के पास जो आता था पैसा, वो वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत आया है, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज से आया है पैसा इन द सेंस ऑफ लोन के तौर पे बहुत बार आया है पैसा। उसके अलावा जो भी पाकिस्तानी लोग थे जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में काम करते थे, वहां से उनके द्वारा रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा भेजे गए थे, और इन दोनों के जरिए ही पाकिस्तान की इकोनॉमी काम कर पा रही थी, बिकॉज डोमेस्टिकली उनके पास बहुत ही कम ऐसे सोर्सेस थे मनी के। ओके, नेक्स्ट बेटा क्या था कि फिर फाइनली पाकिस्तान में भी रिफॉर्म्स आए थे इन द ईयर 1988 में, ठीक है ना। चाइना में आए थे इन द ईयर 78 में, पाकिस्तान में आए थे इन द ईयर 1988 में रिफॉर्म्स, और हमारे इंडिया का तो आप लोगों को आइडिया है ही है, जो हमने पूरी की पूरी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ी थी इन द ईयर 1991 में। ओके, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के रिगार्डिंग थे। अब बेटा जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि कंपैरेटिव डेवलपमेंट देखना चाह रहे हैं कि हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया, चाइना का और पाकिस्तान का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के साथ। बेटा मैं यहां पे आपको सारा का सारा डेटा याद करने को नहीं कहूंगा ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है डेटा जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने एग्जाम के जो आंसर्स हैं उनको और ज्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए। क्लियर है इतना? चलिए देखते हैं जरा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब मैंने आपके पास यहाँ पे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट और कुछ ही फैक्ट्स रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अभी कुछ और भी हैं जो कि अभी इसके आगे देखेंगे, तो अभी स्टार्ट करते हैं। कुछ कंपैरेटिव स्टडी देने देखिए यहाँ पे, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए टोटल पॉपुलेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू द ईयर 17-18 के अकॉर्डिंग ये पूरा आपका है डेटा, ठीक है। 2017-18 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि टोटल पॉपुलेशन इन मिलियंस की बात करें तो 1352 मिलियंस के आसपास करीब हमारी इंडिया की थी, 1393 के आसपास करीब हमारी आपकी चाइना की थी, एंड 188 मिलियन करीब हमारी पाकिस्तान की थी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ कोर्स चाइना है, लेकिन अगर हम बिल्कुल अभी एकदम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो उस टाइम पे एकदम नेक टू नेक इस टाइम पे इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इस टाइम पे एक दूसरे के साथ एकदम ऑलमोस्ट इक्वल पे चल रही है। अब अगर हम बात करें कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एनुअल ग्रोथ रेट, कि सालाना जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से आपके आगे बढ़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो क्योंकि अभी क्यों इंपॉर्टेंट है चाइना के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा, बिकॉज यहां पे क्या है 0.46, मात्र 0.46% से ही ईयरली पॉपुलेशन ग्रोथ है इनकी, मतलब साल की सिर्फ और सिर्फ 0.46% ही आगे बढ़ रही थी इन द ईयर 1718, जो कि एक बहुत ही खराब चीज मानी जाती है, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करता है कि इस कंट्री में ज्यादा एल्डरली पीपल है इन कंपैरिजन टू द यूथ। तो यहां पे जो एक यंग जनरेशन है वो काफी कम देखी जाती है, और जो कि जस्ट अपोजिट हमारे इंडिया में देखा जाता है, बिकॉज हमारे इंडिया का जो एनुअल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो कितना है 1.05, जो कि बहुत ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जो कि बिकॉज जितने ज्यादा यंग पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री में वो उतनी ही कम डिपेंडेंट होती है और दूसरे आपके लेवल ऑफ पॉपुलेशन पे। उसी के आपसे अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में एनुअल ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, साल के बहुत ज्यादा आपका यहां का ग्रोथ रेट रहता है, लेकिन यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आता है क्वेश्चन कि आखिर में चाइना का इतना कम एनुअल ग्रोथ रेट कैसे रहा। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले चाइना आफ्टर इंडिपेंडेंस एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है अपने कंट्री में, दैट इज 2 चाइल्ड पॉलिसी। पे थोड़ा सा एक पूरा एक क्रोनोलॉजी की तरह इसको देखिएगा, तो सबसे पहले चाइना अपने कंट्री में 2 चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट करता है, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको लगता है कि नहीं अभी भी उनकी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वो अपने कंट्री में इन द ईयर 1979 में अपने कंट्री में 1 चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर वो 1980s के आसपास इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी लेके आते हैं, जिसके तहत वो ये कहते हैं कि रूरल एरियाज में, ओनली गांव के एरियाज में अगर किसी भी इंसान के पास, किसी भी फैमिली में अगर किसी को फर्स्ट डॉटर हो गई है तो वो एक सेकेंड चाइल्ड के लिए आपके लिए एक अप्लाई कर सकता है, फिर कोशिश कर सकता है। तो उस ओनली एंड ओनली इन दैट केस में आपकी दो या फिर कह सकते हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी थी, बट ओनली इन द रूरल एरियाज में, और वो भी तब अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड एक डॉटर हो। अब आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 35 इयर्स तक चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी ऑल ओवर द चाइना चलती ही रही, लेकिन जब चाइना को इस चीज का रियलाइजेशन होता है कि भाई अब उनकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा एल्डरली लोगों की हो चुकी है, यंग पीपल बहुत कम हो चुके हैं, डिपेंडेंसी लोग बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, इसकी वजह से आफ्टर अ पीरियड ऑफ 35 इयर्स चाइना ने अपने कंट्री में 2018 में अपने कंट्री में अगेन 2 चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, और बहुत इस चीज पे ध्यान देते हुए कि उनके कंट्री की ग्रोथ रेट बहुत कम तेजी से बढ़ रही है, और जिसकी वजह से उनकी कंट्री में बूढ़े लोग, एल्डरली पीपल बहुत ज्यादा है। इस सब चीज के बावजूद भी जब चाइना को लगा कि अब इन सब चीजों से भी काम नहीं चल पा रहा है, तो अगेन चाइना ने अपने कंट्री में 2020 और 21 के दौरान उन्होंने अपने कंट्री में 3 चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो बेटा इसको फिर हम अब याद कर लेंगे कि पहले क्या थी 2, फिर हुई 1, फिर हुई 2, फिर हुई 3। ठीक है ना, तो 2 1 2 3 ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले 2 चाइल्ड थी पॉलिसी, उसके बाद 79 के आसपास 1 चाइल्ड पॉलिसी आई, 2018 के आसपास अगेन 2 चाइल्ड पॉलिसी आई, और 2020 और 21 के आसपास अगेन 3 चाइल्ड पॉलिसी चाइना में आ गई, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंटली इस चीज पे ध्यान दिया गया कि एटलीस्ट उनकी ग्रोथ रेट इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट बेटा आता है सेक्स रेशियो के बारे में। सेक्स रेशियो क्या होता है भाई कि पर 1000 मेल पर्संस हमारे कंट्री में है, उसके 1000 की कंपैरिजन जो कि मेल है उसमें फीमेल्स कितने हैं। तो बेटा यहां पे कोइंसिडेंसली नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मतलब काफी शॉकिंगली इसमें सबसे ज्यादा और काफी अच्छा जो इसमें माना जाता है वो ऑफ कोर्स ज्यादा होना चाहिए नंबर, जो कि यहाँ पे किसका था, पाकिस्तान का था। उससे कम हमारा था चाइना का, और सबसे कम था हमारा इंडियंस का, जो कि ऑफ कोर्स काफी इंप्रूवमेंट की अभी भी बहुत जरूरत है। इसका मतलब है कि 1000 मेल्स में हमारे इंडिया में 924 ही फीमेल्स अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू दैट। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा आता है फर्टिलिटी रेट।
फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि पर वुमेन, कोई भी एक महिला 15 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक की एज में कोई भी एक वुमेन एवरेज कितने चाइल्ड अपने बॉर्न करती है नॉर्मली उस कंट्री में। तो बेटा हमारे कंट्री में 2.2 चाइल्ड के आसपास हैं हर एक महिला पे, और 1.7 के आसपास है आपके, जो कि अगर हम बात करें चाइना में, जो कि अभी भी हाल फिलहाल में ही कुछ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और अगर हम बात करें कि फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 3.6 के आसपास, जो कि काफी अगेन ये काफी खराब चीज मानी जाती है, बिकॉज ये चीज कही जाती है कि फैमिली जितनी ज्यादा छोटी रहती है उतनी ही फैमिली को एक बेस्ट एजुकेशन, एक बेस्ट लाइफ को देने में बेहतर होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अर्बनाइजेशन, शहरी विकास, जो कि वहां पे जो कि अर्बन एरियाज हैं उनको कितना डेवलप कर पाए हैं। तो अगेन यहाँ पे चाइना ने बहुत ट्रिमेंडसली, बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए 59% वहां के एरियाज अपने को उन्होंने अपने अर्बनाइजेशन करे। उससे कम हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो 34% ही है, जबकि आपके पाकिस्तान में 37% के आसपास है। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद कर लीजिएगा बेटा, इनको भूल के मत जाइएगा, बिकॉज ये फैक्ट्स को आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके आंसर्स को काफी ऑथेंटिक और फैक्चुअल बनाएगा। इसमें से आपको पूरे कंप्लीटली इसमें मार्क्स कटने की बहुत कम गुंजाइश फिर उसमें रह जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं जरा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं कि अब आखिर में देखा जाए कि ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी के हिसाब से, कि अगर हम देखें कि जीडीपी में किस कंट्री का कितना कितना रोल रहा है, अगर अपने अपने कंट्री की जीडीपी या उनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। ध्यान रखिएगा कि ये आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से है। तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारे वर्ल्ड की आफ्टर द यूएसए, और उसके अगर हम उसकी इकोनॉमी की बात करें तो इट इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आप इस चीज को मान सकते हैं, $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है क्या कहते हैं आपकी चाइना की, ऑलमोस्ट, जो कि एक आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है आफ्टर यूएसए। सेकेंड अगर हम बात करें कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 8.07 अप्रोक्सीमेटली $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और पाकिस्तान की बात करें तो ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा ही आता है नीचे, कि ऑफकोर्स उसकी कंप्लीट $1 ट्रिलियन की भी नहीं है इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। तो अगर हम कहें कि 12% ऑफ इंडियाज प्रॉपर जो कि हमारा जीडीपी है, जो कि हमारी अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी है, उसमें 12% के एस्टिमेटेड हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी है इंडिया के कंपैरिजन में। होपफुली बच्चों आपको आगे समझ में मैंने फैक्ट्स कम से कम रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर्स को और अच्छा तरीके से फॉर्म करने में। ओके, अब अगर हम बात करें कि एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, ये तो इनकी अभी का इनका कुछ ऐसा है कि इनकी अभी की इनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, लेकिन साल दर साल ईयर बाय ईयर ये कितना ग्रो हो रहे हैं। तो अगर हम ध्यान देंगे कि इस टाइम पे इंडिया जो है वो काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, 7.3% ईयरली एनुअल ग्रोथ है हमारे जीडीपी की अगर हम बात करें पीपीपी के हिसाब से। चाइना की बात करें जो कि पहले अप्रोक्सीमेटली 10.12% के हिसाब से था, आज से करीब 10 to 20 ईयर्स पहले अगर हम बात करें, जिस टाइम पे हमारा इंडिया और पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहे थे बहुत, लेकिन आज के टाइम पे इकोनॉमी जो है चाइना की वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है, लेकिन हाँ उनकी ऑटोमेटिकली पहले से इकोनॉमी इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर उनमें इतने परसेंट का भी इजाफा हो रहा है तो वो बहुत बड़े की आपके बराबर है। तो 6.8% के आसपास अकॉर्डिंग टू द ईयर 2017 में ये ईयरली ग्रोथ हो रही है। पाकिस्तान की बात करें तो ऑफ कोर्स इनकी हालत यहां पे भी काफी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, जो कि 5.3% के बराबर है, जो कि बहुत ही ज्यादा हम एक एनुअल ग्रोथ रेट नहीं कह सकते हैं। और ये भी इनका काफी अच्छा है बिकॉज कंपेयर टू देयर, अगर हम इनके पहले के और ग्रोथ रेट्स के को कंपैरिजन करें तो ये इनका काफी बेहतर हम देख सकते हैं। ओके, तो होपफुली आपको जीडीपी का आपको ग्रोथ रेट का आया होगा समझ में एग्जैक्टली। इनके हमने रेट भी देखे कि एनुअल ग्रोथ रेट इनका क्या है। अब अगर हम बात करें कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आती है एग्जाम में आंसर्स को फॉर्म करते टाइम, कि अगर आप इंडिया के बारे में लिख रहे हैं, अगर आप चाइना के बारे में लिख रहे हैं, तो कौन से कंट्री ने
किस सेक्टर में बहुत काम करा है, कौन से कंट्री ने किस सेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और किस तरीके से फिर उनको आगे लेके गए हैं। तो अगर हम यहां पे देखें तो सेक्टोरल शेयर देखना चाहते हैं अगर हम जीडीपी का, तो देखिए मैंने यहां पे इसको इजी और बनाने की कोशिश की है ताकि आपको याद अच्छे से रह जाए। तो चाइना के लिए जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इस टाइम पे सेक्टर उनकी जीडीपी में, वो है उनका सर्विस सेक्टर, उससे कम है इनका इंडस्ट्री सेक्टर और सबसे कम है बेटा इनका एग्रीकल्चर सेक्टर। एटलीस्ट आपको ये जो एक कह सकते हैं कि एक जो एक क्रोनोलॉजी है हर एक कंट्री की, आपको कम से कम इतना तो ध्यान रखना ही रखना है आंसर को फॉर्म करते वक्त। इवन मैंने एक थोड़े से एक आप कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे मैंने बस इनके एक ग्रोथ रेट्स भी यहां पे लिख दी हैं, इन केस इफ यू रिमेंबर, अगर आप याद कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है, आप इसके एटलीस्ट इस जो एक सीरीज है आप इसको याद करके जा सकते हैं, अपने एग्जाम में इस चीज का इस्तेमाल जरूर करिएगा। इंडिया की बात करें तो अगेन हमारा इंडिया भी एक सबसे बहुत ज्यादा कम करता है कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी, उससे ज्यादा करता है इंडस्ट्री और सबसे ज्यादा करता है हमारा अगेन सर्विस सेक्टर एंड से। और लेकिन पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि उन्होंने कभी अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंप्रूव नहीं करा है। जैसे कि मैं बात करूं कि चाइना में 43% उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन उनका इंडस्ट्रियल से आता है, बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर किसी भी कंट्री की एक बैकबोन माना जाता है, क्योंकि वो एक बहुत एक ऐसा होता है सेक्टर जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन लार्ज अमाउंट, बिकॉज वो एक कैपिटल गुड इंडस्ट्री आती है, मैन्युफैक्चरिंग हब्स आते हैं। तो इसमें पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कम काम करा है, या फिर कह लीजिए कि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है। तो इंडस्ट्रियल इनका एक ये मेजर चीज है, यहाँ पे इनका सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, उससे ज्यादा इनका एग्रीकल्चर है और सबसे ज्यादा अगेन इनका सर्विसेज है। तो सर्विसेज में देखिए कि तीनों ही कंट्री ने बहुत बेहतर तरीके से काम करा है। इंडस्ट्रियल में हम सबसे ज्यादा खराब अगर हम बात करें इन तीनों ही कंट्री में, तो सबसे खराब ऑफकोर्स आपका पाकिस्तान ने करा है, लेकिन हाँ इंडिया ने बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं करा है, अप्रोक्सीमेटली मात्र 30% के आसपास ही है, जबकि अगर हम बात करें कि चाइना में वो चीज 43% के आसपास है। ओके, एक और चीज मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंट्री के लिए अगर कोई कंट्री शिफ्ट होता है फ्रॉम वन इकोनॉमी टू अनदर, फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक सीरीज को करे फॉलो। सीरीज क्या होती है अभी? सीरीज का मतलब है कि सबसे पहले वो एग्रीकल्चर को करे अपने इंप्रूव, और फिर एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के बाद फिर यहां की वर्कफोर्स को ट्रांसफर करे कि वो बहुत अच्छे तरीके से इंडस्ट्रीज में जाए, और उसके बाद वो जाए आपके सर्विसेज की ओर, क्योंकि ये एक प्रॉपर ऑर्डर माना जाता है कि किसी भी तरीके से एक कंट्री, एक वेल सफिशिएंट, एक वेल फॉर्म्ड कंट्री जो होता है वो एक इस ऑर्डर को फॉलो करने की हमेशा कोशिश करता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इट इज ओनली एंड ओनली चाइना जिसने इस प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करा है कि उसने हमेशा से एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री और फिर सर्विस की ओर गया है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, इन दोनों ही कंट्रीज ने बहुत हद तक अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत कम ध्यान दिया है, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान जो है, इन दोनों ही कंट्रीज ने अपने सीधे सीधे इनका एग्रीकल्चर से ये लोग शिफ्ट हुए हैं आपके सर्विसेज की ओर। इसका मतलब है कि यहां पे ये अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को उतना इंपॉर्टेंस या उतना इंप्रूव नहीं कर पाए जितना इनको करना चाहिए था, बीइंग एन इंडिपेंडेंट, बीइंग एन डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, होपफुली आपको आ गया होगा समझ में। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट्स आप अपने आंसर्स को फॉर्म करने में इस्तेमाल करेंगे। ये इनका एज सच कुछ डेटा अलग से नहीं पूछा जाएगा। दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन यूज इट टू फॉर्म योर आंसर्स इन अ वेरी वेल मैनर्ड। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि अकॉर्डिंग टू द HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हमारा 2017 और 18 के अकॉर्डिंग आया था, पहली बात तो अभी देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट जो पूरा एक इंडेक्स आता है वो क्या होता है? ये हमें किसी भी कंट्री की ऑल ओवर द वर्ल्ड एक वैल्यू बताता है कि वहां पे रहने वाले जो भी नागरिक, जो भी सिटीजन्स हैं अपने अपने कंट्री के, उनकी लाइफ कितनी बेहतर है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना अच्छा है, उनका वहां का एनवायरमेंट के हिसाब से या आप कह सकते हैं कि वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, वहां के लोगों का रहन सहन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन तमाम चीजों पे वो ध्यान देते हैं कि वहां के लोगों की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, वहां पे लोग जब आफ्टर
टेकिंग बर्थ, वहां पे 1 साल से पहले बच्चों की कितनी हो जाती है डेथ, ये जितनी भी मदर्स होती हैं वो आफ्टर गिविंग द बर्थ वो उनकी कितनी होती है डेथ। तो ये तमाम चीजों पे वहां पे एक इंडिकेटर्स, देयर आर नंबर ऑफ इंडिकेटर्स वहां पे उस टाइम पे लिए जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं, ठीक है ना, सारे नहीं लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं, जिनके अकॉर्डिंग उनको एक रैंक दी जाती है, उनको एक वैल्यू दी जाती है। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्या है कि अगर हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की बात करें अकॉर्डिंग टू द इट्स वैल्यू, कि एचडीआई की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखिएगा कि इसकी वैल्यू जितना ज्यादा 1 के पास होती है, मतलब ये 0.62 है, 0.76 है एंड 0.55 है, तो ये वैल्यू जितना ज्यादा 1 के, एब्सोल्यूट 1 के पास होगी उतनी ही ज्यादा अच्छी वैल्यू मानी जाती है। तो अगर हम यहां देखें तो भाई कि एचडीआई की जो हमारी भाई वैल्यू है उसमें सबसे ज्यादा अच्छी वैल्यू किसकी है, चाइना की है, उससे कम है इंडिया की एंड सबसे कम है यहाँ पे है चाइना, क्या कहते हैं, पाकिस्तान की, सॉरी। ओके, नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करेंगे रैंक की, तो रैंक हमारे इंडिया की, दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें से हमारी 130th रैंक है, जो कि काफी ज्यादा खराब है। और अगर हम बात करें कि चाइना की वो है 87th रैंक एंड 154th रैंक है, जो कि पहले थी पाकिस्तान की 150 रैंक इन द ईयर 15 में, जो कि अब और ज्यादा नीचे गिरती जा रही है, जो कि ऑफकोर्स एक काफी मैटर ऑफ कंसर्न है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे अच्छी रैंक अगेन चाइना की है, उससे कम आपकी इंडिया की, एंड सबसे कम अच्छी है भाई यहाँ पे पाकिस्तान की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें कि औसतन वहां पे जो भी एक नागरिक हैं वो जनरली एवरेज कितने साल तक वहां पे जीते हैं, या उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो अगर हम बात करें हमारे इंडिया की पहले से थोड़ी सी और बेहतर हुई है, अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास जा रही है। हाँ, चाइना की बहुत बेहतर है, पहले से 77 को टच कर रही है, लेकिन अभी पाकिस्तान की भी हाँ इंप्रूव हो रही है, अप्रोक्सीमेटली 67.3 के आसपास है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मैंने आपको अभी समझाया क्या होता है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब है बेटा कि जितने भी जो बर्थ होते हैं उस पूरे के पूरे उस ईयर में, उसमें पर 1000 बर्थ में से कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 1 साल होने से पहले, कि वो 1 साल के हों उससे पहले अगर उनकी डेथ हो जाती है। तो भाई अगर हम देखिए हमारे इंडिया में 29.9 है, चाइना की ट्रिमेंडसली एकदम कमेंडेबल चीज है कि भाई उनकी मात्र 7.4 है, और जबकि पाकिस्तान में कहीं ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली इंडिया का डबल के आसपास आप कह सकते हैं। ओके, अब अगर हम आगे देखें आपका मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ऐसी मदर्स जो आफ्टर गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो अगर हम बात करें तो 133 आउट ऑफ लैक्स में से है, ठीक है ना, 1 लाख में से है, ये 1000 में से नहीं है, ये आपकी 1 लाख में से है। चाइना की बहुत ज्यादा अच्छी है भाई, मात्र 29 ही ऐसी विमेन्स होती हैं जो कि जिनकी डेथ हो जाती है आफ्टर गिविंग अ बर्थ आउट ऑफ 1 लाख। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की अगेन हमसे भी कहीं ज्यादा है, ऑफ कोर्स वी रियली नीड टू इंप्रूव दिस, बट हाँ हमसे भी ज्यादा और ज्यादा है खराब किसकी, पाकिस्तान की। होपफुली बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स इन अ पैराग्राफिकल फॉर्म। आप बहुत आसानी से आप इन सब चीजों को इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं। मिनिमल डेटा इस्तेमाल करा है मैंने, सारा का सारा डेटा याद करने को नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, बिकॉज यहां से मुझे उम्मीद है कि यहां से एक केस स्टडी आएगी जहां पे कि आपके ऑटोमेटिकली वहां पे आपको कुछ उसका डेटा होगा गिवन, लेकिन हाँ एटलीस्ट वी हैव टू प्ले सेफ। तो हमें यहाँ पे हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ कितना कितना करीब हमें डेटा आता है। उसके अलावा अगर हम देखिए एक इंपॉर्टेंट एक और होती है टर्म, लिबर्टी इंडिकेटर्स। क्या होता है? देखिए लिबर्टी इंडिकेटर्स का मतलब है कि किसी भी कंट्री में वहां के जो रहने वाले नागरिक हैं, वहां के जो रहने वाले सिटीजन्स हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है उस देश के सोशल और पॉलिटिकल डिसीजंस को लेने में। ठीक है, मतलब वहां के जो नागरिक हैं उनका कितना बड़ा रोल हम मानते हैं वहां की जो पॉलिटिकल चीजों को इंप्रूव करने में या सोशल चीजों को इंप्रूव करने में। तो भाई अगर हम यहां बात करें तो इसके अलावा इसी की आप बात करें कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वहां पे कितने हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं वहां पे जो हर एक नागरिक है उसके पास कितना एक हक है अपनी बात को रखने का, ये तमाम चीजें जो है वो एक लिबर्टी इंडिकेटर्स में रिप्रेजेंट होती हैं। होपफुल यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आया तो आप लोग लिख के आ सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दिक्कत कहां आती है फिर, तो लिबर्टी इंडिकेटर्स बेटा जो है कि देखो हमने ओवरऑल चैप्टर में देखा कि चाइना हर जगह एकदम बेहतर काम कर रहा है, लेकिन क्या हमें पता है कि भाई कि चाइना जो है वो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है।
ऑफ कोर्स वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पे एक कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट रहती है. दिस ईयर नाउ जस्ट बिफोर a week from the uploaded date of this video, एक हफ्ते पहले ही अगेन थर्ड टाइम प्रेसिडेंट जो वहां के शी जिनपिंग हैं वो दोबारा से नॉमिनेट हुए हैं. तो वहां के जो एक इलेक्शंस होते हैं या वहां के जो आपके एक वोटिंग होती है, इट वाज कंप्लीटली बायस्ड होती है, जो कि वहां पे हमेशा से एक लिबर्टी इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करते हैं. वहां के नागरिकों के पास बहुत ज्यादा हक नहीं है अपनी बात को रखने का, जो कि काफी एक मेजर कंसर्न हम मान सकते हैं. लेकिन हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो दिस अ वेरी गुड थिंग हमारे इंडिया में कि हमारे एक प्रॉपर एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारे वर्ल्ड की, जो कि अपनी बातों को हमेशा आगे रखते हैं. हर एक नागरिक और हर नागरिक के पास पूरा हक है अपनी बातों को आगे रखने का, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट में और फेवर में, गवर्नमेंट को वो सब चीजें सुननी पड़ती हैं. ओके, तो बेटा ओवरऑल अगर हम देखें तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है. आपके पास एग्जाम में बहुत सारे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को कंपैरिजन करने के लिए आएंगे क्वेश्चन. तो अगर हम बात करें कि चाइना के रिगार्डिंग अगर हम कुछ चीजें चाइना के बारे में और देखें जरा, तो भाई चाइना का जो मेजर इशू है वो क्या है भाई, कि प्री रिफॉर्म पीरियड में अगर हम बात करें, इनके रिफॉर्म्स कब आए थे भाई, इनके रिफॉर्म्स आए थे 1978 में. ऐसे ही पाकिस्तान के रिफॉर्म्स कब आए थे, 1988 में. और इंडिया के रिफॉर्म्स आए थे सबसे बाद में, दैट इज इन द ईयर 1991. तो अगर हम इनके प्री और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड की अगर हम यहां पे बात करें तो हमें क्या रिफ्लेक्ट करता है कि 1978 से पहले जो चाइना था वो इतना वेल डेवलप नहीं था. अप्रोक्सीमेटली तीनों ही कंट्रीज की जो पर कैपिटा इनकम थी वो ऑलमोस्ट सेम थी. भले ही ये उस टाइम पे GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन भी इन्होंने रन करे थे, लेकिन उससे इनको इतना फायदा नहीं मिला था. तो बिकॉज यहाँ पे जो माओ जेडोंग था, जो हमने कंप्लीट एक स्टोरी समझी थी, वो उसकी यहाँ पे जो पॉलिसीज थी वो बहुत सक्सेसफुल नहीं थी, जिसकी वजह से अब इन्होंने चाइना को यहाँ पे एक रिफॉर्म्स लेके आया, जिसकी बात से आज तक चाइना की इकोनॉमी हमेशा एक्सपैंड करती जा रही है. सबसे बेहतर करा उसने अपना इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर को उसने बहुत इंप्रूव करा है. अपनी जनता को, अपने जो वर्क फोर्स है वहां को उन्होंने ट्रांसफर कराया फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू द अदर न्यूली सेक्टर्स, जो कि काफी डेवलप है. इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया ने भी काफी अच्छा करा है. आफ्टर द 1991 की जो हमारी आई थी पॉलिसी, इंडिया ने काफी ग्रो करा है इन ऑल थ्री सेक्टर्स. अगर हम बात करें, हाँ सर्विस में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमने इंडियंस ने काम करा है. एग्रीकल्चर की जितनी हमारी आज के टाइम पे वर्कफोर्स इन्वॉल्व है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास है, हम इतना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं जीडीपी में, जो कि एक काफी मेजर कंसर्न है हमारे इंडिया के लिए आज भी, कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, 50% से ज्यादा वर्कफोर्स इन्वॉल्व है, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मात्र आपका आपका लेस देन 20% के आसपास है, जो कि काफी एक मेजर कंसर्न मान सकते हैं. पाकिस्तान अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने अगर हम देखें कि पिछले काफी सालों में लगातार वो डिक्लाइन गए हैं. हमारे इंडिया ने अपने इंडस्ट्री को कर रहा है अच्छा, अपने सर्विस को कर रहा है. चाइना ने ओवरऑल अपने हर एक सेक्टर को इंप्रूव कर रहा है सिर्फ एग्रीकल्चर के अलावा. लेकिन अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ने तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भी इनकी इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है. सो दिस इज द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आप इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बारे में लिख सकते हैं सेक्टोरल में भी. और ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स चाइना इज मूविंग वे अहेड देन इंडिया एंड इंडिया इज मूविंग वे अहेड देन पाकिस्तान. सो दिस ऑल अबाउट दिस चैप्टर. ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर. अच्छे से करके जाइएगा. एक बार टेक्स्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है. ध्यान रखिएगा बेटा, जस्ट गिव इट योर बेस्ट. ओके राम, जितना हो सके उतना आप अच्छे से करके जाइए, इस चैप्टर को कंप्लीट करके जाइएगा. ओके देन एवरीवन, सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड टिल देन आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.